माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। आज के क्लास में कक्षा 12 के समस्त शिक्षार्थियों का स्वागत है। चैप्टर 12 रैखिक प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चंस के उत्तर या हल आपको दिए जा चुके हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 का हल प्राप्त होगा, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखें, प्रश्न है, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज है। दो प्रकार के भोज्य पदार्थ F1 तथा F2 हैं। भोज्य पदार्थ में क्या है, 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज की आवश्यकता है या होना चाहिए। प्रश्न में है क्या है, 80 और 100 मात्रक क्रमशः क्या है, विटामिन ए और खनिज होना चाहिए। दो प्रकार के भोज्य पदार्थ F1 और F2 हैं। उनकी लागत ₹4 प्रति मात्रक और F2 की लागत ₹6 प्रति मात्रक है। F1 F2 की लागत दी हुई है, ₹4 प्रति मात्रक F1 की और ₹6 प्रति मात्रक F2 की। भोज्य पदार्थ F1 में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए तथा 4 मात्रक खनिज है। एक कम से कम मात्रा है उसकी, इतना जरूर है। F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। यानी और 6 और 3 विटामिन ए और खनिज किसमें है, F2 में है। 3 और 4 विटामिन ए और खनिज F1 में है। इसे रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूचीबद्ध कीजिए। उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे दोनों भोज्यों का मिश्रण हो। जिसमें क्या हो, दोनों भोज्यों का F1 F2 का मिश्रण हो, उसका न्यूनतम मूल्य निकालना है और उनमें न्यूनतम पोषक तत्व भी हो। ये भी ध्यान रखना है कि पोषक तत्वों की कमी उसमें ना हो भोज्य पदार्थ में। तो आप पहले रैखिक प्रोग्रामर की तालिका देख लीजिए। आप बनाते आए हैं, पिछले भी सवालों में बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से बनाना है। आप मान लीजिए कि X और Y मात्रा क्रमशः भोज्य F1 और F2 से मिलाया जाता है। जाहिर सी बात है, XY ग्रेटर R = 0। XY की मात्रा शून्य निगेटिव नहीं होगी। X में से XY की मात्रा शून्य अथवा शून्य से बड़ा ही होगा, निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि भोज्य पदार्थ की क्वालिटी खराब हो जाएगी अगर शून्य हो जाएगा। XY में से कोई भी एक शून्य होगा तो भोज्य पदार्थ खराब होगा। जाहिर सी बात है, शून्य नहीं होना है, शून्य से ही XY अधिक होगा। रैखिक प्रोग्रामर तालिका में देखिए, भोज्य का प्रकार F1 F2। मात्रा मान लिया गया है X और Y। F1 का X, F2 का Y माना गया है। विटामिन ए की मात्रा 3 मात्रक और 6 मात्रक है। F1 में 3, F2 में 6 सवाल में दिया हुआ है। खनिज की मात्रा F1 में 4 और F2 में 3 मात्रक है, सवाल में प्रस्तुत है। लागत प्रति मात्रक क्या है, ₹4 प्रति मात्रक है F1 की और ₹6 प्रति मात्रक है F2 की। अब न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या है, ये दिया हुआ है आपको 80 और 100।
पहले लाइन में 80 और 100 मात्रा की एक न्यूनतम आवश्यकता है आपकी। फोर एक्स प्लस 6y इजकल टू जेड होगा। ये आपका उद्देश्य फलन है। इसी का हल आपको निकालना है। एक्स वाई का मान निकाल कर जेड का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे में पहले विटामिन ए के लिए आशंका बनाइए और खनिज मात्रा की आशंका बनाया जाए। ऐसे बनाते हैं तो लिखिए विटामिन ए की न्यूनतम मात्रा क्या होनी चाहिए? 80। न्यूनतम 80 है तो 80 की तरफ न्यूनतम वाला चिन्ह मुँह होना चाहिए। न्यूनतम मात्रा 80 मात्रक है। देखिए इसमें दिया कम से कम 80। तो ये जो असमिका का लेस देन वाला निशान है वो 80 की तरफ होगा या इक्वल टू होगा। पहचान जान गए क्या है? कम से कम 80 अर्थात 80 की तरफ असमिका का निशान का कम से कम वाला जो लेस देन का चिन्ह जो है 80 की तरफ होगा और ग्रेटर वाला चिन्ह 3x प्लस 6y की तरफ होगा। असमिका बन गई 3x प्लस 6y ग्रेटर और इक्वल टू 80। देखिए 80 की तरफ न्यूनतम वाला निशान आ गया, आपका मामला फिट हो गया, असमिका बन गई। ऐसे खनिज की न्यूनतम मात्रा 100 है तो 100 की तरफ जो है आपका लेस देन वाला निशान 100 की तरफ होना चाहिए। तो लेस देन का निशान 100 की तरफ इक्वल टू कर दीजिए, 100 हो या 100 कम हो। 4x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100। जाहिर सी बात है अगर 100 की तरफ लेस वाला निशान है तो ग्रेटर वाला एक्स वाई की तरफ होगा। ये दोनों आशंकाएं आपकी बन गई। हल निकाल लीजिए इनसे। यदि x 0 है तो y 40/3 होगा। यदि y 0 है तो x 80/3 होगा। ये बिंदु हो गया 0 40/3 और b हो गया 80/3 0। प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए, आपको देखना है 0 0 मूल बिंदु को प्रतिस्थापित किया करने पर इसका यह पक्ष 0 होगा। तब यह पक्ष 0 होने पर ग्रेटर 80 लिखा जाएगा जो असत्य है। 0 80 से बड़ा नहीं है, असत्य है। अर्थात मूल बिंदु की तरफ इस असमिका का प्रादुर्भाव या झुकाव या प्रभाव नहीं है, बल्कि मूल बिंदु के बाहर रेखा के ऊपर है। ठीक यही स्थिति आपके खनिज के साथ है, खनिज वाली असमिका के साथ है। उसमें भी देख लीजिए x बराबर 0 है तो y बराबर 100/3 होगा। c बिंदु 0 100/3 हो जाएगा। y अगर 0 है तो x 25 हो जाएगा, d 25 0 हो गया। दो बिंदु इसमें प्राप्त हो गए आपको, एक x अक्ष पर एक y अक्ष पर। अब मूल बिंदु इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो उसमें भी 0 इज ग्रेटर देन 100 होगा जो असत्य है। असत्य है तो प्रभाव क्षेत्र इसमें भी रेखा के ऊपर मूल बिंदु के बाहर होगा। ये दोनों चीज बातें आपको यहाँ स्पष्ट हो गई। अब दोनों आशंकाओं का क्या करें आप? आलेखित निरूपण कर दें। यहाँ आपके बिंदु हैं ए और बी। तो ए का 0 40/3 कहाँ होगा? 14 3 42 13 3 39 13 के लगभग में आएगा। अर्थात 10 और 15 के 10.5 से ऊपर 15 के नीचे। देखिए ये निशान आपका हो गया बिंदु ए। दूसरा बिंदु बी देखिए 80/3 0 है। 80/3 का मतलब हो गया लगभग 27। तो 25 के तक लगभग 2 मात्रक और आगे जाएगा। 27 25 से आगे। यहाँ देखिए बिंदु ले लीजिएगा बी 80/3 0 हो गया। ऐसे सी बिंदु 0 100/3 35 के लगभग हुआ जो 35 के नीचे आएगा। डी बिंदु आपका आ गया 25 0 सीधे से दिखाई पड़ रहा है। आप ए बी और सी डी को मिला दिया, एक कटान बिंदु मिल गया आपका एम का
प्रोजेक्शन जो है 25 के आगे आ रहा है, 24 पर आएगा, लेकिन ये आप कंफर्म नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपका क्या करना है, दोनों आशंकाओं का समीकरण बनाइए और हल कर दीजिए। हालांकि विधि हल करने की है, लेकिन ये ग्राफ पेपर होता तो सही उत्तर आपको मिल जाता। सही उत्तर के लिए क्या करेंगे आप, दोनों का समीकरणों को हल कर दीजिए। तो 4x + 3y = 100 में 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये 6y हो गया, 6y से घट गया, खत्म हो गया। ये हो गया 8x - 3x 5x आ गया। ये 200 में से 80 गया, 120 आ गया, x = 24 आ गया और y = 4/3 आ गया। यम बिंदु कटान बिंदु जो यम है उसका निर्देशांक 24/3 यहाँ दिखा दीजिए, 24/3 यहाँ। दोनों आशंकाओं का प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर है, अर्थात इस आशंका का रेखा के ऊपर, इस आशंका का रेखा के ऊपर, अर्थात दोनों आशंकाओं का इस रेखा के ऊपर प्रभाव क्षेत्र हो गया। यहाँ तो बिल्कुल नहीं है प्रभाव, यहाँ एक आशंका का प्रभाव है। ये छोटा त्रिभुज खाली जो है इसमें एक आशंका का प्रभाव है, लेकिन हमें चाहिए दोनों आशंका का प्रभाव क्षेत्र। देखिए हैचिंग लाइन बर्फीदार खाने तैयार हैं, तो अब इसमें जो है यही जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हों वही प्रभावी क्षेत्र होता है। प्रभावी क्षेत्र आपका होगा CM और B, CMB तो संगत होगा। इसलिए आप CMB को डिटेक्ट कर दीजिए। कोणीय बिंदु हो गया CMB 0 10/3 24/3 80/3 0। उद्देश्य फलन आपके पास है, रख दीजिए 4x + 6y = Z। तो देखिए C बिंदु का 0 6/3 × 100 = 200 हो गया। 24/3 को लेंगे तो 24 और 6/4/3 = 104 हो गया। आ गया B 80/3 0 4/3 × 80 हो गया, +0 हो गया, 106.4 हो गया। आप इसमें देखिए न्यूनतम लागत, बोझ का क्या होना चाहिए, न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत में आया है 104, यही आपका हल है। समझ लिया। अरे टबलेट लाई हुई नहीं हुआ। हाँ सितंबर चलता है यही महीना। अच्छा दिसंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। लागत में इकट्ठा भी ज्वाइनिंग लेटर आई। दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 ये है। तो पार्टी जबर देवे कोई। दो प्रकार काम भर ले रहा होगा के 17-18 का हुआ आ दिया तो उर्वरक वैकेंसी आए नहीं। चला हो गया तो पूरा कस्टमर खत्म हो गया। F1 तथा हां F2 आई अरे अभी टाइम लगी वो तबले जब कई बार तबले है। दो प्रकार के उर्वरक है F1 और F2। क्वेश्चन है F1 में 10% और 6% फास्फोरस 10% नाइट्रोजन। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल और
6%। जब पापा नाम से करवा तो पापा तेरे मम्मी के फास्फोरिक बाद अम्ल। सबका आधार कार्ड है फास्फोरिक अम्ल। अब पापा करे 3 फोटो इतना कह के मोबाइल नंबर नोट कीजिए आगे ले करे फास्फोरिक अम्ल वही वही है। कहीं से कहीं स्कूल जाती F2 में 5% नाइट्रोजन, 10% फास्फोरिक अम्ल है। अरे उस संस्कार में पढ़ा F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात मिट्टी का परीक्षण करने के बाद एक किसान पाता है कि एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 केजी उसे अपनी फसल के लिए 14 केजी नाइट्रोजन और 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। 14 केजी नाइट्रोजन एवं 14 केजी फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि एफ1 की कीमत ₹6 प्रति केजी, यदि एफ1 की कीमत ₹6 प्रति केजी तथा F2 की कीमत ₹5 प्रति केजी है। ₹5 प्रति केजी है। तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए? तो प्रत्येक प्रकार के कितने मात्रा में उर्वरक प्रयोग के लिए चाहिए, उपयोग के लिए चाहिए, उपयोग के लिए चाहिए।
ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके, ताकि न्यूनतम पोषक तत्व के लिए न्यूनतम पोषक तत्व के लिए न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सके, न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है, एक बार हम फिर पढ़ रहे हैं। दो प्रकार के उर्वरक F1 F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल, और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी का परीक्षण करने के बाद एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन, 14 kg फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 रुपये प्रति kg, F2 की कीमत 5 रुपये प्रति kg है, तो प्रत्येक प्रकार की कितने मात्रा में उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम पोषक तत्व के लिए न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हो सके। न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। मान लिया, हल देख लीजिए इसका, पिछले सवाल की तरह ही है हल। मान लिया F1 उर्वरक की x मात्रा और F2 की y मात्रा न्यूनतम पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है। x और y मात्रा आवश्यक है। रैखिक प्रोग्रामन तालिका देख लीजिए, बनेगा क्या बनेगा? रैखिक प्रोग्रामन तालिका। पहला है आपका उर्वरक, उर्वरक दो हैं आपके F1 F2। मात्रा लिखिए जो आपने मान लिया है, x माना है आपने, F2 y माना है। देखिए साथ साथ देखते चलिए। अब आता है F1 में नाइट्रोजन और F2 में नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन की क्या मात्रा है ये? टेन परसेंट और दूसरे में 5%, वाई में 5%। F2 में 5% नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल F1 में 6, F2 में 10%, 6% और 10%। तो लागत क्या है आपका? तो आपको पता है, दिया है इसमें ₹6 प्रति केजी, ₹5 प्रति केजी, ₹6 प्रति केजी, ₹5 प्रति केजी। न्यूनतम मात्रा कितना चाहिए ये देख लीजिए। न्यूनतम मात्रा 14 नाइट्रोजन की चाहिए, 14 किलो, और 14 ही किलो हमें चाहिए फास्फोरिक अम्ल। तालिका को लिख दीजिए आप। ये देखिए आपकी तालिका, रैखिक प्रोग्रामों तालिका आपकी तैयार हो गई। रैखिक प्रोग्रामों तालिका ये तैयार है। ये हो गया 6x + 5y = z। ये उद्देश्य फलन है आपका। जेड क्या कहते हैं इसको? उद्देश्य फलन कहते हैं। न्यूनतम मात्रा 14 केजी है, तब न्यूनतम का निशान 14 की तरफ होगा, अर्थात असंख्या का निशान ये है। निशान आपको पता है तो आपको असंख्या लिखने में दिक्कत नहीं होगी, लिख जाइए। नाइट्रोजन के लिए असंख्या, न्यूनतम यानी कि आवश्यक नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा
लिखा जाएगा आवश्यक नाइट्रोजन की न्यूनतम मात्रा। टेन एक्स इंटू 10%, एक्स बटे 10% से गुणा करोगे एक्स में, तो एक्स बटे 10, 5% से गुणा करोगे प्लस आ जाएगा वाई बटे 20 इज ग्रेटर आर इजकल टू 40। या 2x प्लस y इज लेस आर इजकल टू 280। तो इसको हल करेंगे तो एक आशंका मिल जाएगी आपको। बिंदु निकाल लीजिए। x बराबर 0 पर y बराबर 280, ये बिंदु आ गया 0, 280, y 0 है तो x 140। तो बी बिंदु आ गया 140, 0। प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए। प्रभाव क्षेत्र कैसे निकालेंगे? 0 0 प्रतिस्थापित कर दीजिए। मूल बिंदु को 0 0 पर आ जाएगा 0 इज ग्रेटर 280 असत्य है। अतः मूल बिंदु 0 0 सम्मिलित नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आशंका का प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर। अतः प्रभाव क्षेत्र रेखा के बाहर, रेखा के ऊपर, 0 0 के बाहर के बाहर है। तो पहली आशंका का विवेचना आपको मिल गया। दूसरी आशंका देखिए फास्फोरिक अम्ल के लिए। फास्फोरिक अम्ल की न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम आवश्यक मात्रा उसी तरीके से निकाल लीजिए।
3x बटे 6/100x प्लस y/100 गुणे 10 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40। देख लीजिए, इसके जीरो को काट दीजिए, कट गया। इसको काट दीजिए 3, ये हो गया 50। अगर LCM 50 हो गया तो 3x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 700। दूसरा देखिए, x और y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको हल कर लीजिए। x बराबर 0, तब y बराबर 40, यानी बिंदु C आ गया 0, 40। जब y 0 है तब x बराबर आ जाएगा आपका 700/3। डी बिंदु आ गया आपका। असंख्या पहली असंख्या के समान है। असंख्या 1, असंख्या 2, दोनों के गुण समान हैं। ऐसे में प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर, प्रभाव क्षेत्र असंख्या 1 के समान, 1 के समान रेखा के ऊपर तो रेखा के ऊपर हो गया प्रभाव क्षेत्र। विवेचना आपको मिल गई है। मेरा ख्याल है ये इतना हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है आरेखीय निरूपण। टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 280 तथा 3x प्लस 5y ग्रेटर आर इक्वल टू 700 का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण निरूपण कर दीजिए। देखिए, प्रथम क्वाड्रेंट में सब बनेंगे।
0 x y, दोनों अक्ष x और y खींचिए। इसका विभाजन कर लीजिए। कितना तक विभाजन करना है? 700/3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 23, 230, मैक्सिमम 280। मैक्सिमम 280 तक है। तो चौदह से शुरू कर दीजिए। चलिए, ये हो गया 14, 28, 28 से शुरू कीजिए। क्या करेंगे आप? 28, 56, 8 6 14 के 4, 2 5 7 1 8, 84, 6 4 10 के 0, 5 8 13 1 14, 140, 140 के बाद 28 और जोड़ दीजिए। 28 8, 4 2 6, 68, फिर 168 के बाद 8 8 16, 6 2 8 1 9, 96, 8, 50 से 10 दीजिए, भी आ जाएगा। और लंबा जा रहा है, बढ़ा दीजिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 61। 1 2 3 4 5 6 खाने। देखिए, x अक्ष को 6 खाने में डिवाइड किया गया। 50 का एक डिवीजन है। ऐसे y को 50 डिवीजन में 1 2 3 4 5 और 6।
ये भी 50 के डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये डिवाइड हो गए। आप पहला देखिए 0, 280 यहाँ, नो हाँ, 0, 280 मतलब वाइज पर। ये आ गया 0, ये बिंदु 0, 280। देखिए ये बिंदु 0, 280, ये गोली वाला पॉइंट जो दिखाया गया दिखा है वही है। बी बिंदु देख लीजिए 140, 0, 140, 0 यहाँ आ जाएगा। बी बिंदु इस पर हो गया 140 और 0 पर, इसको मिला दीजिए। अब सी बिंदु देखिए 0, 14, 0, 14, सी बिंदु 50, 0, 14, x 0 है तो 5, 140, 14 ना होकर के ये 140 होगा। सही कर लीजिए। सी बिंदु 0, 140 होगा। 14 लिखा गया था तो उसको सही कर लें, 140 है। अब सी बिंदु का निरूपण कर दें। 0, 140, 150 के पास में आएगा। यहाँ सी बिंदु आ गया 0, 140। डी बिंदु को देख लीजिए 700/3, 3 दूनी 6, 1, 3 त्रिक 9, 1, 3 त्रिक 9, 230, 230, 250 के पास में। ये आ गया डी बिंदु 700/3 और 0। सी और डी को मिला दीजिए। ये आपका यम बिंदु प्राप्त हो गया। ये मेरा ख्याल है 100 और 50। देख लीजिए इसका प्रोजेक्शन आपका 100 पर आ रहा है तो यम तो हो गया 100 और 80। एक्स पर 100 और वाई पर
एफ टी, यह प्रतिच्छेद बिंदु जिसको आप कहते हैं। अब आशंकाओं का प्रभाव क्षेत्र आपको निरूपित कर देना है, आलेखन पूरा हो जाएगा। दोनों आशंकाओं का प्रभाव क्षेत्र रेखा के ऊपर है, तो अर्थात ये त्रिभुज वाला भाग एक रेखा के प्रभाव क्षेत्र से प्रभावित होगा, नीचे वाली की, और यह त्रिभुज भी केवल एक रेखा के प्रभाव क्षेत्र प्रभावित होगा, इस वाले रेखा से नहीं प्रभावित होगा ये, और इस वाले रेखा से ये क्षेत्र प्रभावित नहीं है। एक ही एक रेखा से ये दोनों क्षेत्र प्रभावित हैं, तो ये हमारा सुसंगत बहुभुज नहीं होगा। इसके ऊपर वाला भाग दोनों रेखाओं से प्रभावित है, इससे भी और इससे भी, AB और CD दोनों से। तो प्रभावित क्षेत्र आ गया हमारा, देखिए प्रभावित क्षेत्र की इचिंग लाइन बनाई जा रही है। अभी देखिए जालीदार भाग जो है वो प्रभावित क्षेत्र है दोनों आशंकाओं से। आप इसको सुसंगत बहुभुज का नाम दें। सुसंगत बहुभुज AMD, ये सुसंगत बहुभुज आपका बना। अब आता है इसके कोणीय बिंदु। यहाँ देखिए बहुभुज के कोणीय बिंदु होंगे, और आगे आएगा उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन आपका यहाँ 6x प्लस 5y = z रख दीजिए मान। कोणीय बिंदुओं का ए बिंदु था आपका 0, 280, बी बिंदु है 20 छेदित नहीं है, एम बिंदु के निर्देशांक 180,
और डी बिंदु के निर्देशांक हैं 700/3 0। ये कोणीय बिंदु आपको मिल गए हैं, उनसे आप उद्देश्य फलन बाहर कर दीजिए। ये हो गया 0 + 5 × 280 = 50 40 1400 रुपये। ये लागत हो गई आपकी। दूसरे से लागत निकालिए। 6 × 100 + 5 × 80 = ये 400 हो गया, 600 हो गया, 6 4 1000। तीसरा बिंदु देखिए 6 × 700/3 + 0 = 1400। देख लीजिए न्यूनतम किलो नाइट्रोजन 100 kg नाइट्रोजन 80 किलो। क्या है आपका फास्फोरिक अम्ल 1000 रुपया। रुपीज 1009। ये आपका आंसर हुआ। आपका इस प्रश्न का समाधान हो गया। अब इसके आगे वाला प्रश्न आपको हल करा दें।